के अंदर बाइक चलाते। हाँ हाँ, गोले के अंदर बाइक चलाते। अभी देखिए, ये दिख रहा है अभी? हाँ सर। दिख रहा है? ये देख, गोले के अंदर चला रहे हैं और बिल्कुल वर्टिकल लूप ले रहा है ये, है ना? देखना, बिल्कुल वर्टिकल लूप में भी जा रहा है ये देखिए, वर्टिकल राउंड लिया ना इसने। गिर क्यों नहीं रहा है ये? ले रहा ना, बिल्कुल वर्टिकल लूप ले रहा है ये। तो ये मोशन ही ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया ये, है ना? बिल्कुल वर्टिकल लूप ले रहा, फिर भी नहीं गिर रहा ये, है ना? तो कोई जादू नहीं हो रहा है, बस सिंपल सी फिजिक्स यहाँ पे लग रही है। ठीक है, देख लिए मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ पे, वहां पे वो बाइक राइड कर रहे थे, और यहाँ पे मैं जो डिस्कशन ले रहा हूँ उस पे स्ट्रिंग हम लेकर, एक स्ट्रिंग का यूज करके ये सर्कुलर मोशन हम लोग देख रहे हैं। ये जैसे एक स्ट्रिंग है ना? दिख रहा है ना? एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और अब इसको हम घुमा रहे हैं, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर। है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मेरे पास पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल दिख रहा है, और ये हम इस तरह से घुमा रहे हैं इसको, ये। सो दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे आप देखो तो ये इस तरह से घूम रहा पार्टिकल, बट यहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। मतलब ये ऐसा लिए हमने पार्टिकल को, एक स्ट्रिंग से बांध दिए ऐसा, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी देंगे तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है ना? तो हर जगह पे एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन समझ गए आप लोग? वेलोसिटी के डायरेक्शन मैंने लिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होता है। ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, और अब हम यहाँ पर फोर्सेस लिखते हैं। 1 मिनट, फोर्सेस पे जाने के पहले ये वाली जो हाइट है, ये पी पोजीशन की जो हाइट आ रही है, इस हाइट को हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये जो पी पोजीशन पे ये वाली हाइट है ये कितनी है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना है इसमें, ध्यान दे से समझना। जैसे ये लोएस्ट पॉइंट हो गया आपका ए, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा कोई पी, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, दिस इज द सेंटर। तो ये वाली वैल्यू को तुम y ले लेना, और यहाँ पे अगर आपने एंगल थीटा लिया है तो ये जो हाइट आएगी h, ये वाली वैल्यू y है, और ये आप m ले लो। तो राइट ट्रायंगल ओ एम पी पे देखो, राइट ट्रायंगल ओ एम पी पे, राइट ट्रायंगल ओ एम पी पे cos थीटा किसके बराबर आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज ओ एम एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ पी, सो इट इज y डिवाइडेड बाय l। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? l cos थीटा। देख, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देगा तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? l cos थीटा। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं y की वैल्यू? अब h कैसे निकाल दोगे? h की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा? यहाँ पर h की वैल्यू देखो, ये जो h है इट इज l माइनस y आएगा ना। h की वैल्यू l माइनस y, देख इतना पूरा l है, ये पूरा l है, यहां से यहां तक l है, इसमें से y हटा दो तो क्या बन जाएगा? ये h बन जाएगा। और y की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने लेंथ के टर्म पे? इट इज l cos थीटा। समझ गए? y की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने? l cos थीटा। तो दिस h इज इक्वल्स टू l माइनस y, या l इंटू l cos थीटा। तो सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग इट इज 1 माइनस l इंटू 1 माइनस cos थीटा, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना? l इंटू 1 माइनस cos थीटा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। हाँ, तो ये वाली हाइट का कैलकुलेशन ध्यान रखना कि कितना है, जबकि यहाँ पर की जो हाइट है इतनी,
ये वाली हाइट कितनी आएगी, यहां से लेकर यहां तक की हाइट अगर आप देखोगे एच बी, दिस एच बी इज इक्वल टू एल, एल रहेगा ना ये वाली हाइट, आया ना, ये वाली हाइट एल रहेगी ना, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट की जो हाइट है यहां तक की सी तक की, ये वाली हाइट कितनी आएगी यहाँ पे, दिस 2L मीटर के एच सी इज इक्वल टू 2L, हाँ या ना, डायमीटर हाँ, यहां से यहां तक तो ये डायमीटर हो गया ना, तो ये वाली हाइट हो गई डायमीटर, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई एल, रेडियस, एल मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब ठीक है ना, सो दिस इज द रेडियस बेसिकली, क्लियर हो गया अभी कि नहीं, सो दिस इज द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ सपोज आपके पास एल है, तो ये वाली जो हाइट है टॉप मोस्ट पॉइंट की एच सी इज इक्वल टू 2L, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L, ये एक स्ट्रिंग है OA या OP या OB, और ये स्ट्रिंग से आप यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहे हो, सो लुक एट हियर, स्ट्रिंग आपको शायद नहीं दिख रही होगी यहाँ पे, ये दोनों व्हाइट व्हाइट हो गए फेस के सामने, अभी मेरी आंखों के सामने देखो स्ट्रिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड अगर हो गया तो फिर स्ट्रिंग नहीं दिखती है, तो ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग का यूज करके ये पूरा ऐसा सर्कुलर मोशन होता है, समझ गए, हेलो, समझ गए या नहीं, यस सर। हाँ, Then, अब इसमें फोर्सेस की इक्वेशन देखते हैं, मैं इस पेज को मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे लिए अभी जरूरत नहीं, अभी रहने देता हूँ, पहले फोर्सेस की इक्वेशन देखो, फोर्सेस कैसे लग रहा है, यहाँ पे ए पोजीशन पे दिस इज टेंशन फोर्स एट ए, और दूसरा लग गया आपका mg, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन पे आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, और अगर मैं ds की बात करूं, ds वेक्टर, देख ये तो इधर पे आ गया, और ds वेक्टर जो रहेगा ना, ये इधर पे ds वेक्टर है, ds वेक्टर हमेशा टेंशन फोर्स के परपेंडिकुलर बना रहेगा, तो इधर पे आ गया आपका ds वेक्टर ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन फोर्स ये आ गया, दिस इज टेंशन फोर्स एट P, और नीचे की तरफ क्या बन गया आपका यहाँ पर mg, ठीक है, ये नीचे की तरफ mg आ गया, दिस हाइट इज hp जिसको हमने वहां पे कैलकुलेट किया है, और फिर यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसा आएगा, ये वाले डायरेक्शन पे दिस इज द टेंशन फोर्स एट P, और ये वाले डायरेक्शन पे यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा P की तरफ, यहाँ पे देखोगे mg कैसा लगेगा नीचे की तरफ, और टुवर्ड्स द सेंटर ये टेंशन फोर्स एट B, और टुवर्ड्स द सेंटर ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर पे बनेगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे mg लगेगा आपका नीचे की तरफ, और टेंशन फोर्स एट C is also vertically downward, and this is the centripetal acceleration at C, ठीक है, तो ये मैंने फोर्सेस की इक्वेशन और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन सबको मेंशन किया है, ये समझ गए, इतना समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये राइट साइड वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोगों ने, वैसे तो पूरा ही कर लेना पड़ेगा, बट ये अब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब हम आगे की कंडीशन पे जाएंगे, मिटा दो इसको, ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा मुझे अभी, मिटा दो सर। So this is our page number 2, ठीक है, ये फोर्सेस की सॉरी फोर्सेस हमने मेंशन कर दिए, अब एक कॉन्सेप्ट पॉइंट है, उस कॉन्सेप्ट पॉइंट को आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी ds अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन पे आएगा, यहाँ पर भी ds वेक्टर देखोगे तो ये इस डायरेक्शन पे आएगा वेलोसिटी के, तो एक कॉन्सेप्ट नोट है, कॉन्सेप्ट नोट यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट नोट आप ये समझ लो कि क्या होता है, इफ any force
एनी फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, कोई फोर्स अगर हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और एनी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी इज ds अपॉन dt होता है, तो आप या तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लिखो क्योंकि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहे थ्रू आउट द पाथ in a complete motion of body, in a complete motion of body, मतलब जब तक बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इन अ कंप्लीट मोशन ऑफ बॉडी और इन अ कंप्लीट पाथ ऑफ बॉडी, इन अ कंप्लीट मोशन और कंप्लीट पाथ ऑफ बॉडी, ठीक है, पूरे पाथ में अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना रहे या फोर्स ds के परपेंडिकुलर बना रहे, ठीक है ना, द कंप्लीट पाथ ऑफ बॉडी, then work done by that force, work done by that force in a body, work done by that force in a body is जीरो, उस फोर्स के लिए वर्क डन हमेशा जीरो होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं अपन, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds या फिर इंटीग्रेशन एफ ds cos 90, cos 90 क्यों, क्योंकि एंगल हमेशा 90 डिग्री का बना रहेगा पूरे पाथ में, और फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट जो वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पॉइंट है, ध्यान रखना कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स, कोई भी हो सकता हो, mg हो सकता है, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, कोई भी फोर्स अगर थ्रू आउट द पाथ, पूरे पाथ में अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना रहे, तो उस फोर्स के लिए वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ध्यान रखो इस कॉन्सेप्ट को, कल भी हमने पढ़े थे और आज फिर से मैंने रिपीट किया, आज मैंने लिख भी दिया, स्टेटमेंट भी लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये वाले डायग्राम में बताओ कौन सा फोर्स आपको पूरे पाथ में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिख रहा है, विच फोर्स इज, ये वाले डायग्राम में देखो कौन सा फोर्स, हाँ टेंशन फोर्स, mg है या नहीं, mg है, बदल रहा है सर दो जगह पे, सिर्फ दो जगह पे, बाकी जगह पे नहीं, सिर्फ दो जगह कौन कौन सी हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थोड़ी है बेटा, mg नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पे तो 180 डिग्री का एंगल हो गया, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ दो जगह पे नहीं, कंप्लीट पाथ पे होना चाहिए, कोई एक जगह लग के की हम बात नहीं कर रहे, पूरे पाथ में, ठीक है। अब जैसे मान लो हॉरिजॉन्टली कोई बॉडी मूव कराते हैं अपन, ऐसा ये कोई बॉडी है, mg आपका ऐसा लग रहा है, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है, ये इस बॉक्स को आप इधर खिसकाते हुए ले जा रहे हो, तो यहाँ पे mg पूरे पाथ में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना रहता है, समझ गए ना। तो जब ऐसा मोशन होता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने ऑलरेडी जीरो पढ़ा हुआ था, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे पूरे पाथ में टेंशन फोर्स कैसा है, टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और ds वेक्टर, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैसा मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर सो इन दिस डायग्राम इन motion in a vertical circle, in a vertical circular motion, ऐसा लिख दूं मैं, in a vertical circular motion tension force is always perpendicular to velocity, so therefore work done by tension force is equals to zero। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन फोर्स के लिए जो वर्क डन है वो कैसा मिलेगा आपको, हमेशा जीरो मिलेगा, यहाँ पे समझ गए कि नहीं, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए या नहीं, जी सर। हाँ,
तो अगर टेंशन फोर्स यहां पर 0 है, ठीक है, टेंशन फोर्स अगर यहां पर 0 है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, तो सिर्फ कौन सा फोर्स बच रहा है जो वर्क कर रहा है पार्टिकल पे? कौन सा फोर्स पार्टिकल पे वर्क कर रहा है? mg सिर्फ mg बच रहा है ना। और mg कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बराबर है। mg कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। कंजर्व होगी ना मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ mg वर्क कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिए ना इस पेज का? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे जाते हैं अपन अब। तो यहाँ पे पार्टिकल पे सिर्फ mg वर्क कर रहा है। पेज नंबर 3, अच्छे से समझना ये टॉपिक को। स्टेट बोर्ड में 12th क्लास में है ये, और सीबीएसई में तो 11th में ही है, बट स्टेट बोर्ड में 12th क्लास में भी। तो जो 12th क्लास में बोर्ड का एग्जाम देंगे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, उनमें है ये कॉन्सेप्ट, है ये वाले, तो अच्छे से समझते हुए चलना। पेज नंबर 3। तो सिंस in a vertical circular motion, only mg is doing work, therefore mechanical energy of particle is conserved. कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यही होता है ना कंजर्व का मतलब। चेंज नहीं होगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो ये बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी कहां पर है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा कहां पे मैकेनिकल एनर्जी? फिर सभी जगह सेम रहेगा। सभी जगह सेम होगी। सभी जगह सेम रहेगी, तो डोंट बी कंफ्यूज। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सम हमेशा कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन यहां से जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? विच एनर्जी इज इंक्रीजिंग? यहां से जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है यहां से ऊपर जाने पे? काइनेटिक। काइनेटिक कैसे बढ़ेगी रे भाई? हाइट में पोटेंशियल। ज्यादा हाइट बढ़ रही है ना, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल। कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना? कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। कौन सी घट रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है? काइनेटिक इज डिक्रीजिंग। पोटेंशियल बढ़ रही है और काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, और यहां से जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, काइनेटिक बढ़ेगी। समझ गए? लेकिन दोनों का जो सम रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, दोनों का सम कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन यहां से नीचे से जब ये ऊपर पहुंच रहा है तो काइनेटिक डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, बट सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं?
तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यहाँ पे हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन हमको लिखना है। समझ गए कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा यहाँ पे? सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट ए is equals to mechanical energy at P is equals to mechanical energy at B is equals to mechanical energy at C। मतलब तीनों जगह पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। समझ गया बेटा? तीनों जगह पे मैकेनिकल एनर्जी, समझ गए या नहीं? चारों जगह पे, मतलब जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, और बीच में और कोई पोजीशन भी आती है तो वहां पर भी रहेगी। मैंने यहाँ पे ये 4 पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? ओके, तो अब यहाँ पे देख, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, सॉरी दिस इज पॉइंट इज पी, एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। आपने ये लिख दिए भाई यहाँ पे इक्वेशंस काइनेटिक और पोटेंशियल की। तो आप वैल्यू भी लिख दें। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपको लिखना है, तो आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस लाइन चाहिए। तो कहीं पर भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हो, होती नहीं है, मत मान सकते हो, क्योंकि हमें किससे मतलब होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है। तो आप इस पोजीशन पे रेफरेंस लाइन ले लो और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लो? 0। ये लोएस्ट पोजीशन पे, जो लोएस्ट पोजीशन होती है उसको रेफरेंस लाइन ले लो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। तो इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी? ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम VA स्क्वायर प्लस 0 हाफ ऑफ एम VP स्क्वायर प्लस mg HP, mg HP लिखोगे ना यहाँ तक की हाइट, एंड फिर यहाँ पे हाफ ऑफ एम VB स्क्वायर प्लस mg L। L समझ गए? B पोजीशन पे जो हाइट आएगी यहाँ से यहाँ तक L हाइट है, और फिर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम VC स्क्वायर प्लस mg एट UC, मतलब कितना आएगा? 2L। अरे समझा या नहीं? समझ गए? हेलो, इक्वेशन समझ गए? ये लास्ट वाली देखो, लास्ट में जो इक्वेशन लिखा हूं मैंने, लास्ट में जो इक्वेशन लिखा हूं, समझ गए या नहीं? हाँ सर, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ और रीअरेंज कर सकते हैं क्या? देखो m सभी जगह पे है, तो आप m को हटा सकते हो और ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किसमें? ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम, ये कौन से भाई? गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे VA स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे m सभी जगह से हट जाएगा, ठीक है ना m। तो यहाँ पर का क्या बचा? VA स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा? VP स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू HP, और यहाँ पर से क्या बचेगा? VB स्क्वायर बाई 2 प्लस GL, और यहाँ पर से लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है दिस इज VC स्क्वायर बाई 2 प्लस 2GL। तो ये जो लास्ट में इक्वेशन थी उसको आप रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हो। देखो लास्ट वाली जो इक्वेशन थी उसको रिड्यूस करके ऐसा लिख दिया हमने। समझ गए? बिल्कुल लास्ट वाली इक्वेशन को देखो। हेलो, लास्ट वाली इक्वेशन को देखो बेटा, रिड्यूस करके लिख दिए। कोई डाउट? लास्ट वाली इक्वेशन को देखो। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर।
तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब आगे हम फोर्सेस की इक्वेशन लिखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पार्ट और बचा अभी इसमें। तो स्क्रीनशॉट हो गया इसका, आगे बढ़ूं मैं अब। स्क्रीनशॉट हो गया ना? यस सर। तो ये जो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल चल रहा है ना, इसको 2-3 बार अभी से लिख के प्रैक्टिस करने लगना। ये इसकी एप्लीकेशन भी सीधे सीधे यूज होती है हमारे लिए, तो अभी से प्रैक्टिस करते रहना, ये सब इक्वेशंस लिखना और ये पूरा। अगले पेज पे आते हैं, मैं ये मिटा देता हूं। और फाइनली हमारे पास में ये जो लास्ट इक्वेशन है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। जो लास्ट में इक्वेशन आई है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं क्योंकि आगे हमको ये यूज में आना है। सो दिस इज VA स्क्वायर बाई 2 is equals to VP square by 2 plus G into HP, and it is equals to VB square by 2 plus GL is equals to VC square by 2 plus 2GL. Now this is given as equation number 1. ये equation number 1 है। अब फोर्सेस की इक्वेशन लिखते हैं हम। यहां तक तो हो गया, फोर्सेस की इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। नाउ यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ along the radial direction में न्यूटन सेकंड लॉ लिखना। रेडियल डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर के लिए लिखना है। रेडियल डायरेक्शन मतलब along the radius at different position। तो at A पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता भैया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो A पोजीशन पे न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन कैसे लिखोगे, सोचो, बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है? A पोजीशन माइनस यहाँ पे टेंशन आएगा TA, टेंशन फोर्स ऊपर, TA माइनस mg नीचे, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है। तो इट इज m इंटू VA स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। समझ गए कि नहीं इक्वेशन? m इंटू VA स्क्वायर बाई L। समझ गए क्यों लिखे? अरे यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाई L होता है, या ओमेगा स्क्वायर L। तो हम यहाँ पे तो ओमेगा तो बोल ही नहीं रहे, ओमेगा की बात ही नहीं कर रहे, तो V स्क्वायर बाई L आ गया। अब कौन सी पोजीशन पे देखो, नाउ एट P पोजीशन पे। तो P पोजीशन पे इक्वेशन कैसी आएगी? यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में मतलब इधर लिखना पड़ेगा, लेकिन mg ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो mg कैसे रिजॉल्व होगा? ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर का एंगल भी थीटा होगा। देखो ये थीटा दिख रहा है, इतना एंगल, तो यहाँ पर का एंगल भी थीटा आएगा इतना। अब हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, तो जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे रिजॉल्व करने पे, ये वाला कंपोनेंट, ये कौन सा बनेगा? इधर का कंपोनेंट। सो दिस इज mg cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया आपका mg cos थीटा यहाँ पे, ठीक है ना? इज इट क्लियर? दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा हियर। तो अब इक्वेशन कैसी बन जाएगी यहाँ पे? P पोजीशन पे इक्वेशन क्या लिखोगे? टुवर्ड्स द सेंटर लिखना। तो टेंशन फोर्स एट P माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mcp, मतलब P पोजीशन पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड दिस इज m vp स्क्वायर अपॉन L। अब सिमिलरली कौन सी पोजीशन पे देखो? B पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे देखो, B पोजीशन पे। B पोजीशन पे कैसे लिखोगे? B पोजीशन पे टुवर्ड द सेंटर, B पोजीशन पे कैसे लिखोगे? ये वाले डायरेक्शन पे, ये वाले डायरेक्शन पे एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स। तो B पोजीशन पे इज इक्वल्स टू m, डायरेक्ट लिख दूं, m इंटू AC ऑफ B, या m इंटू VB स्क्वायर बाई L। एंड नाउ एट C पोजीशन मतलब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे देखो कैसे लिखोगे न्यूटन सेकंड लॉ।
along the radial direction. यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन mg TC plus plus mg is equals to m ac of c, so m into vc square by l. क्लियर हो गया इतना? सभी जगह पे देखो न्यूटन सेकंड लॉ आपने लिखे along the radial direction. ठीक है, अब ये बता यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाली पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? ए पोजीशन तो वेटिंग में सर, क्या टेंशन टेंशन अकेला वेटिंग नहीं में कोई टी माइनस एम जी ना बेटा, टी माइनस एम जी कर रहा है ना यहाँ पे। हेलो, देख इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, टी माइनस एम जी विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे t minus mg cos टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाली जगह पे देखो, यहाँ टेंशन नहीं, ओनली सिर्फ टेंशन फोर्स, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है? एम जी प्लस टेंशन प्लस mg। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट हाँ अभी? सर, कोई डाउट? कोई डाउट अभी? ये जो डिस्कशन हुआ हमारा, कोई डाउट है कॉन्सेप्ट पे? समझ गए पूरा? एक मिनट सर, हाँ देख लो अभी। सर मैं री एंटर करूं? हाँ कर लीजिए। देख लो अभी पूरे इक्वेशंस देख लो, रुका हुआ हूं, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ेंगे। अब कंडीशन जनरेट करेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए जो कंडीशन है, जो क्रिटिकल स्पीड है, उनका कैलकुलेशन पे अपन आएंगे। और कॉपी पे जब डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से बनाना डायग्राम, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बड़े पेज पे लेना, ऐसा बिल्कुल छोटा सा डायग्राम नहीं बना देना। ये सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल सर्कल का, कम से कम आधे पेज पे ले लेना। सर मैंने बनाया था कल। हाँ, हो गया क्या? हेलो, हो गया क्या ये? यस सर। ठीक है, सर कल के मुकाबले आज जल्दी समझा। कल के मुकाबले आज जल्दी समझे क्योंकि एक बार पढ़ लिया था ना, 2-3 बार करके देखते तो ऑटोमेटिकली जल्दी समझ में आता है। हो गया लिखकर? मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं, आगे बढ़ूं मैं? कंडीशन जनरेट करते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। ये इक्वेशन हमारे लिए काम में आएगी, इसको मैं लिखा रहने देता हूं। Now this is पेज नंबर 4। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होना चाहिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होना चाहिए, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कंप्लीट होगा जब किसी भी पोजीशन पे स्ट्रिंग क्या नहीं होनी चाहिए? स्लैक नहीं होनी चाहिए। स्लैक मतलब समझ गए ना? ये जो लेंथ है, ये लेंथ कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए किसी भी पोजीशन पे। अगर स्ट्रिंग यहां पर स्लैक नहीं हो रही है तो फिर किसी भी जगह पे नहीं होगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर स्लैक नहीं हुई है तो फिर कहीं पर भी नहीं होगी। तो अब हम कैलकुलेशन कहां पर से करेंगे? टॉप मोस्ट पॉइंट से करेंगे। ठीक है, देख सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। तो हमारा लॉजिक ये बोल रहा है कि भैया अगर एक बार टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्लैक नहीं हुई तो फिर किसी भी पोजीशन पे स्लैक नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद तो स्पीड बढ़ती है। सबसे कम स्पीड यहाँ पे रहेगी और उसके बाद तो फिर बढ़ती है। तो हम टॉप मोस्ट पोजीशन को हम देख रहे हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन string does not slack at any point, किसी भी पॉइंट पे स्लैक नहीं होनी चाहिए। and if it is not slack at topmost point then it does not slack at any point। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ये स्लैक नहीं होनी चाहिए। so therefore
सी पोजीशन पे भी ये स्लैक कब नहीं होगी कि अगर सर। हाँ बोलो। सर स्लैक मतलब? स्लैक मतलब ढीली पड़ना या फिर इस तरह से हो जाना। देखिए ये स्ट्रिंग दिख रही ना, ये टाइट है अभी। स्लैक मतलब ऐसी नहीं होना चाहिए, समझ गया? यस सर। ये ऐसा होता स्लैक मतलब, ये टाइट रहनी चाहिए, एटलीस्ट टाइट रहनी चाहिए, मतलब लेंथ फिक्स रहनी चाहिए। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ तभी दिखेगा जब कहीं पर भी लेंथ इसकी कम नहीं होनी चाहिए। तो हम इक्वेशन क्या लिख दें, टॉप मोस्ट पॉइंट से हम कैलकुलेशन करते हैं। सो देयरफॉर एट सी पर, सी पोजीशन पे टेंशन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सी पोजीशन पे हमेशा ये कंडीशन बनेगी कि टेंशन फोर्स अगर सी पोजीशन पे 0 या उससे बड़ा है तो फिर स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान रखना इस फैक्ट को कि कैसे हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप लिख लोगे, फोर्सेस की इक्वेशन भी आप लिख लोगे, फिर सोचने के लिए कि भाई आगे कैसे करें। तो सी पोजीशन से हमको स्टार्ट करना है कि टेंशन फोर्स एट सी पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर 0 भी कर दिए तो भी घूम जाएगा। टेंशन फोर्स 0 करने का मतलब स्लैक नहीं है, यहाँ पे लेंथ फिक्स बनी रहेगी। तो अगर मान लो आपने टेंशन फोर्स 0 भी कर दिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल जाएगा यहाँ पे, mg से। mg टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mg से भी मिल सकता है या दोनों के सम से मिलेगा, दोनों का सम भी सेंट्रीपिटल दे रहा है। और अगर आपने इसको हटा भी दिए तो mg सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, ठीक है, घूमने के लिए, पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर हम स्पीड 0 कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, अगर मैंने मान लो यहाँ पे स्पीड 0 किया ना तो पार्टिकल यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो शुरुआत में हमने जो वीडियो बताए थे डेथ ग्लोब वाला, जब वो मोटरसाइकिल चलाता है तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ब्रेक मार देता है। ब्रेक मारता है क्या ऊपर, अगर वहां पे ब्रेक मारेगा तो नीचे ही गिरेगा फिर, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी स्पीड 0 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार स्पीड 0 कर दिया तो ये यहीं गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है। और इवन अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स खत्म कर दिया आपने तो भी फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ से ये ऐसा कुछ पैराबोलिक पाथ बन के ये गिर जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते अपन, सी पोजीशन पे टेंशन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इसको मैं एक बार और राइट करता हूं, PC प्लस mg इज इक्वल्स टू mvc स्क्वायर बाई l। इसको हमें यूज करना है, तो मैं यहाँ पे नीचे की इक्वेशन को मिटा देता हूं ये। अब देखो जरा क्या कंडीशन बनती है हमारे पास में कैलकुलेशन के लिए, यहां से रीअरेंज करें तो देख TC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब mvc स्क्वायर अपॉन l माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मैंने इसको दोबारा ऐसा लिख दिया क्योंकि यहां से देखोगे तो TC की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mc स्क्वायर अपॉन l माइनस mg। तो फिर अब और सॉल्व कर दें इसको, दिस इज mvc स्क्वायर बाई l ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg लिख सकते हो। इसको राइट साइड पे ले जाओगे, यहां से m आपका कैंसिल आउट हो गया और इक्वेशन क्या बच रही है आपके पास में, नाउ दिस इज vc स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gl, ठीक है। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, vc स्क्वायर ग्रेटर देन gl और vc इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट gl। मास का कोई काम नहीं आया, तो भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम आपको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, रूट gl स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, नहीं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब यहां पर कम से कम कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, रूट gl। मास का कोई काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, मास का रोल नहीं है, सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी है, लेंथ पे डिपेंडेंसी है, मास का कोई काम नहीं आया, लेंथ पे डिपेंडेंसी, क्योंकि जी हमारे हाथ में नहीं है ना। तो स्ट्रिंग की लेंथ से स्पीड आपको देखना पड़ेगा, जी तो फिक्स है ही। तो बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम आपको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, रूट gl स्पीड रखनी पड़ेगी, तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन ध्यान रखो तो ऑटोमेटिकली हम बाकी चीजों को लिख सकते हैं। तो मिनिमम स्पीड
मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकते हो, मिनिमम कम से कम इतनी रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बना यहाँ पे, तो मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकते हो, समझ गए ना। सी पोजीशन पे अब हमने ये निकाल लिया कि सी पोजीशन पे कम से कम यहां पर स्पीड कितनी रहे, √GL रहे, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपने ये पार्टिकल लिया ऐसा, और यहाँ पे अगर आपने स्पीड √GL दे दिए तो ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा, ठीक है। अगर आप स्पीड ये वाले डायरेक्शन पे देते हो ऐसे, तो इधर से ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, दोनों एक ही तरह से हैं, मतलब इक्वेशंस एक ही तरह से बनेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लॉकवाइज लेते तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा बनेगा, बाकी फोर्सेस की इक्वेशन सब कुछ वैसी रहेंगी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, √GL। तो वो इमेजिन करो, वो डेप्थ ग्लोब वाला जो शुरुआत में मैंने वीडियो दिखाया था, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो ग्लोब के अंदर पूरा वर्टिकल लूप लेते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि टॉप में पहुंच के उनकी स्पीड किससे कम नहीं होनी चाहिए, √GL से कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा रहेगी चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर की कंडीशन तो आपने निकाल ली है सी की, अब ए की निकालते हैं, फिर बी की निकालते हैं। मैं इसको मिटा दूं, देखना है, ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लिए, मिटा रहा हूं मैं अब। तो टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहली कंडीशन हमने जनरेट कर लिया कि VC² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GL। अब अगली कंडीशन जनरेट करते हैं, ये पहली कंडीशन आपने निकाल दिया। दूसरा, अब टॉप मोस्ट पॉइंट का तो पता चल गया, तो फिर लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं अभी नाउ एट ए पोजीशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें पता है भाई यहाँ पे सिंस VA²/2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, VC²/2 प्लस 2GL है। ये देखो, ये कहां से लेके अपन ने इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो अब ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एडिशनली हमको यूज करना पड़ रहा है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और यहाँ पे वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट भी लग रही है, इसलिए हमने इसको टॉपिक को कहाँ पे डिस्कस किया, वर्क पावर एनर्जी पे हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो दिस इज VA²/2 इक्वल्स टू VC²/2 प्लस 2GL। इसको रीअरेंज कर दो, सो नाउ इट इज VA² इक्वल्स टू VC² प्लस 4GL लिख सकते हैं कि नहीं? अरे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए इक्वेशन? हेलो, तो अब इसको और रीअरेंज कर देते हैं। मैं और रीअरेंज करूं तो VA² माइनस 4GL ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू VC²। बट बेटा VC² ऑलरेडी आपने पता कर लिया है कि ये होना चाहिए GL, ग्रेटर देन इक्वल्स टू GL। तो फिर ये जो इक्वेशन है यहाँ पे VA² माइनस 4GL ग्रेटर देन इक्वल्स टू GL, इसको और रीअरेंज कर दोगे, VA² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5GL, इसको राइट साइड पे ले जाओगे तो ये 5GL बन गया, ठीक है। तो फिर स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, VA² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5GL, VA की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, VA ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5GL, और VA की मिनिमम वैल्यू कितनी है, √5GL। तो ये लोएस्ट पोजीशन की कंडीशन आपने जनरेट कर दिया, लोएस्ट पोजीशन पे ये होना चाहिए।
मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड कितनी रहनी चाहिए? √5 GL रहनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? √5 GL। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। यहाँ पे कितनी रहनी चाहिए स्पीड कम से कम? √5 GL। और अगर यहाँ √5 GL लेते हो तो ये टॉप में पहुंच के कितनी बचेगी? √GL बचेगी। √GL। अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हो, बाहर से नहीं दे रहा है ना, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल की एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जब आप मोटरसाइकिल ड्राइव करते हो ना तो वहां पे फ्रिक्शन भी लगते हैं, बाकी चीजें भी लगती है, इसलिए वहां पे बाहर से एनर्जी देते, मतलब अपन जो इंजन चलाते ना, ड्राइव करते ना, उसमें तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी का वहां पे लॉस होता है कुछ ना कुछ। ये हम बिल्कुल आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वहां पे आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी फ्रिक्शन के कारण लॉस होती है, तो ये कंडीशन मेंटेन होती है। लेकिन जब ग्लोब पे वो बाइक ड्राइव करते ना तो स्पीड सिर्फ यहाँ अकेला नहीं छोड़ देते, मतलब बीच में भी वो स्पीड को एडजस्ट करते हैं इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन। बट ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि अगर यहाँ पे आपने √5 GL स्पीड दे दिया तो भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि सर जैसे ये है मेरे पास, यहाँ पे ये है ना, ये लोएस्ट पोजीशन है, ए पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पर इसको √5 GL स्पीड दे दूं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा? यस करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एयर भी है ना, एयर फ्रिक्शन भी लगता है ना, तो फिर स्पीड आपको ज्यादा देनी पड़ेगी और कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे एयर फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस होता है वो ना हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं? दिस इज द आइडियलिस्टिक सिचुएशन। तो एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे अगर आपने √5 GL स्पीड दे दिया तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए इतना? हेलो, समझ गए या नहीं? अरे कुछ तो बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, एक और पोजीशन निकालते, बी पोजीशन पे कैलकुलेशन करते, फिर क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। अब हमने ए पोजीशन के लिए भी निकाल दिया, अब बी पोजीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे अपन। तो ये दूसरी पोजीशन भी हमने निकाल दिया वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए। ये एक कंडीशन आ गई, और VA ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5GL, तो आप ऐसा भी लिखोगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तो अब हम कौन सी कंडीशन के लिए कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे? बी वाली पोजीशन के लिए। तो नाउ एट बी पोजीशन के लिए देखो, इक्वेशन आप किसको इक्वेट कर सकते हैं? इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज VB²/2 प्लस GL इज इक्वल्स टू VC²/2 प्लस 2GL। ये 2 अगर अपन हटा दें यहाँ पर से, ठीक है, इस 2 को हटा देते हैं तो ये कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे VB² प्लस 2GL इज इक्वल्स टू VC² प्लस 4GL। ठीक है, बराबर है? अरे समझ गए या नहीं? तो और रीअरेंज कर देते हैं हम। दिस इज VB² माइनस, ये इसको इधर लाओगे तो -2GL बचेगा इज इक्वल्स टू VC²। और VC² आपने ऑलरेडी कितना पढ़ा हुआ है? VB² माइनस 2GL इज इक्वल्स टू VC² विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GL। तो अब इसको राइट साइड पे ले जा लेना, एक बार और स्टेप बढ़ा देता हूं मैं। VB² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3GL, ये आ गई कंडीशन यहाँ पे सी पोजीशन पे। तो VB² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3GL, या VB ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3GL, या फिर VB पे मिनिमम स्पीड कितनी रहनी चाहिए? √3GL रहनी चाहिए। समझ गए? बी पोजीशन पे मिनिमम स्पीड कितनी रखोगे तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा? बी पोजीशन पे मिनिमम √3GL रखना पड़ेगा,
तब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो आपने तीनों जगह के लिए ये कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है, तीनों जगह के लिए। सो दिस इज पेज नंबर 6। तो यहां पर कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी स्पीड आपको? √3gl रखनी पड़ेगी यहाँ पे। यहां से भी आप मोशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, या ऐसा कुछ आप इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे स्पीड कितनी देनी पड़ेगी? √5gl। या यहाँ से आप अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगर आप ऊपर स्पीड दे देते हो, कितनी स्पीड दे देते हो यहाँ पे ऊपर? √3gl दे देते हो, तब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। या टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप कितनी दे देते हो? √gl दे देते हो, तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो कल या अगली क्लास में हम डिफरेंट पोजीशन पे टेंशन फोर्सेस का कैलकुलेशन करेंगे। तो आपने क्रिटिकल स्पीड निकाल लिया सभी जगह पे, सिमिलरली पी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पी पॉइंट पे अगर निकालना तो Vp²/2 प्लस GHP इज इक्वल्स टू, या तो आप Va²/2 को इक्वेट कर दो, क्योंकि सभी जगह पे आपको पता चल गया है, ठीक है, समझ गए।